क्लास में हम मानवीय संसाधनों का प्रबंधन या फिर मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका अर्थ क्या है, ये क्यों होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी तक की क्लास में हम भौतिक संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे, आज से हम मानवीय संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये है क्या मानवीय संसाधनों का प्रबंध या फिर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। विद्यालय का विकास भौतिक संसाधनों व मानवीय संसाधनों दोनों पर निर्भर करता है। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शिक्षक, बालक व अन्य कर्मचारी आते हैं। अब विद्यालय की बात की जाए या विद्यालय विकास की बात की जाए तो जितना इम्पोर्टेंट भौतिक संसाधन है, भौतिक मतलब टेबल, मेज, कुर्सी, क्लासरूम, उतना ही मानवीय संसाधन भी है। अगर हमारे पास टेबल, मेज, कुर्सी बहुत अच्छे हैं तो शायद एडमिशन्स अच्छे हो और बच्चे भागे भागे आए, क्योंकि बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आपको एडमिशन्स रोकने हैं, बच्चों को रोकना है, या फिर आपकी जो स्कूल की स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना है, वो कब हो पाएगा? जब आपका मानवीय संसाधन भी उतना ही अच्छा हो, जो ह्यूमन रिसोर्स हो। जैसे एडमिशन कराने के लिए जो एडमिशन सेल में लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो अगर अच्छे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो स्कूल है उसका विकास होगा या फिर उसमें बहुत सारे एडमिशन आएंगे। ठीक है, तो दोनों का इक्वल रोल है, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अगर मानवीय संसाधनों की बात करें तो उसमें कौन आते हैं? शिक्षक आते हैं, बालक आते हैं, अन्य कर्मचारी आते हैं। अगर इसका उदाहरण दिया जाए, इम्पोर्टेंस की बात की जाए, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन का इम्पोर्टेंस क्या है या उसका महत्व क्या है, दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो विद्यालय विकास के लिए, तो कहा जा सकता है विद्यालय एक वृक्ष के समान है और जिसमें भौतिक और मानवीय संसाधन, खाद व पानी का कार्य करते, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने भौतिक संसाधन बहुत अच्छे रख लिए और मानवीय संसाधन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ख़राब भी होगा। बच्चे एक बार आ तो जाएंगे, भौतिक संसाधन आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए बच्चे आ जाएंगे, पर वो रिटेन नहीं कर पाएंगे या फिर आप उसका विकास नहीं कर पाएंगे, विद्यालय का विकास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि एक बार आ जाएगा पर वो किसी और को रेकमेंड नहीं करेगा आपके स्कूल में आने। क्यों? मानवीय संसाधन आपके अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे नहीं होंगे तो विद्यालय वृक्ष के समान है और भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों खाद पानी का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं, मानवीय संसाधन से तात्पर्य क्या है? मानवीय संसाधन से तात्पर्य व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना या योग्यता अनुसार व्यक्ति को कार्य प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधन प्रबंधन क्या होता है? जो व्यक्ति है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसको ध्यान में रख के या फिर उसको नाप के उसको कार्य का वितरण किया जाता है। मैंने अपॉइंटमेंट लिया 5-6 आदमियों का और उनका इंटरव्यू लिया। प्रबंधन क्या करता है? इंटरव्यू लेता है और सबकी कार्य क्षमता के अनुसार मुझे लगा कि ये इंसान टीचिंग में ज़्यादा अच्छा होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा अच्छा होगा, ये क्लीनिंग स्टाफ में ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरव्यू के दौरान उनका काम यही होता है, कौन किस कार्य में अच्छा होगा, किसकी क्या कार्य क्षमता है, उस अनुसार उसे कार्य दिया जाता है, योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है। तो मानवीय संसाधन प्रबंधन का काम ही यही होता है, कार्य वितरण करना, कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना, जैसे आगे जाके विद्यालय का विकास हो सके। मानवीय संसाधन के प्रबंधन की विशेषता। अब बात करें मानवीय संसाधन के प्रबंधन में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होनी चाहिए कि जैसे स्कूल और ज़्यादा ग्रो करे, विकास करे। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है। जो मानवीय संसाधनों का प्रबंधन है हम करते क्यों है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? कार्य क्षमता का बोध होता है, हमें पता चलता है किसकी क्या क्वालिटी है और उसके अनुसार उसे काम दिया जाए।
नेक्स्ट, इससे कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन संभव हो पाता है। तो योग्यता अनुसार विभाजन के कब संभव होता है? जिस कार्य के लिए ज़्यादा अच्छा होगा उसे वो कार्य आप दे देंगे, से वो कार्य करने की अनुमति देंगे। ये कब पॉसिबल होगा? मानवीय संसाधन के प्रबंध के अंतर्गत संभव होता है कि जो जिसके लायक है वो काम उसे दिया जाता है। इसे एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना जाता है। अगर हमें बहुत क्वालिटी एजुकेशन या फिर अच्छी शिक्षा व्यवस्था करनी है तो वो कैसे संभव होगा? प्रबंधन के ज़रिए होगा। अगर मानवीय संसाधन का हम सही तरीके से प्रबंध करेंगे तभी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है। अगर मेरे पास मानवीय संसाधन तो बहुत है पर मैं सही तरीके से प्रबंध नहीं कर पाई, जो इंसान एडमिन का काम अच्छा कर सकता है उसे मैंने टीचर बना दिया, टीचर को एडमिन बना दिया, क्लीनिंग स्टाफ को कुछ और काम दे दिया, तो शिक्षा व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए मानवीय संसाधन का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा ही शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। अगर हमें जो शिक्षा की ज़रूरत है, जैसी शिक्षा हमें चाहिए, विद्यालय की जो ज़रूरतें हैं या समाज हमसे जो चाहता है, विद्यालय से समाज क्या चाहता है? एक अच्छे बच्चों का निर्माण करें इन लोग जो राष्ट्र के विकास के लिए काम आए, एक अच्छे चरित्रवान बच्चों का निर्माण करे विद्यालय, समाज यही चाहता है। तो ये सारी जो आकांक्षाएं हैं या जो समाज हमसे चाहता है या विद्यालय चाहता है या शिक्षा चाहती है, वो तभी हो सकेगा जब मानवीय संसाधनों का प्रबंध अच्छे से होगा। तभी इन सब की जो आकांक्षाएं हैं, इन सब की जो डिमांड्स हैं तभी पूरी हो पाएंगी। इससे मतभेद की संभावना कम हो सकती है। अगर हम मानवीय प्रबंध ढंग से करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ढंग से करें, तो ये जो मतभेद होता है वो कम हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसका कार्य पता होता है और वो अपना कार्य निष्ठा के साथ करेगा। तो ये जो झगड़े या मनमुटाव या झंझट होती है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि सबको काम अलॉट आपने कर दिया है, सबको कार्य दे दिया है, उसे पता है मुझे ये कार्य करना है, वो अपना काम निष्ठा के साथ करेगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी मानव संसाधन मानवीय संसाधन के प्रबंध की। और आगे हम क्लास में पढ़ेंगे मानवीय संसाधनों के बारे में। मानवीय संसाधन जैसे प्रिंसिपल हो गए, शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, समाज के कुछ लोग हो गए, तो उनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।